बंद करके रख दिया गया। ऐतिहासिक कालक्रम में मेवाड़ का इतिहास जो है वो राम से आरंभ होता है। राम के उत्तराधिकारी के तौर पर हम लोग अपने आप को मानते हैं। मेवाड़ में राम जैसा ही चरित्र एक हुआ है जिसका नाम है महाराणा प्रताप, जिसको हम लोग सभी ससम्मान पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में मानते हैं। शायद गांधी से अधिक मूर्तियां विश्व में प्रताप की लगी हुई होगी जगह जगह। इतिहास के क्रम में अगर हम अध्ययन करने जाए तो प्रताप सर्वाधिक चर्चित व्यक्तित्व है भारत के इतिहास में, किसी अन्य के सापेक्ष, किसी अन्य के सापेक्ष। ऐसे ऐसे मेवाड़ के इतिहास का आरंभ राम के पुत्र से होता है। राम के ज्येष्ठ पुत्र लव और लव के उत्तराधिकारी जो लाहौर से निकल करके वल्लभी पहुंचे, लव से करीब करीब 150 पीढ़ी बाद ये लोग यहाँ पहुंचते हैं वल्लभी, और वल्लभी में एक राजवंश की स्थापना होती है। सुमति के पुत्र मैत्रक की स्थापना जो है, राजवंश की स्थापना, उस पर एक कॉपर प्लेट, एक ताम्रपत्र मिलता है, वल्लभी का ताम्रपत्र, मैत्रक ज्येष्ठ मैत्रक का, और उसमें उसके अनुसार आधुनिक इतिहासकारों ने, मेरे को अभी उसकी परंपरागत क्रोनोलॉजी उपलब्ध नहीं हो पाई है, इसलिए मैं आधुनिक क्रोनोलॉजी से ही चलूंगा, मैं उसको इधर उधर नहीं करूंगा। तो उसका समय जो है वो 144 ईसा पूर्व का दिया गया है, और उस मैत्रक से 32वीं पीढ़ी में गुहादित्य का जन्म होता है, जो कि 524 ईस्वी में आता है। इस गुहादित्य के 8 पीढ़ी बाद बप्पा रावल, शिलादित्य कालभोज बप्पा रावल का जन्म होता है। और उस बप्पा रावल को हम लोग सभी सहजता पूर्वक जानते हैं कि उसने भारत में अरबों के हमले को निस्तेज कर दिया, और जितना भारत का इस्लामीकरण 712 से 718 के बीच किया गया, उसको बप्पा ने 738 आते आते खत्म कर दिया, करीब करीब समाप्त कर दिया। सभी को यहाँ से लौटना पड़ा, बहुत कठोर युद्ध किए उन्होंने, और उसमें नवसारी का ताम्रपत्र मिलता है उनको 739 का, जिसको पुलकेशी द्वितीय के उत्तराधिकारी सम्राट विक्रमादित्य, चालुक्य वंश के सम्राट विक्रमादित्य ने के भाई अवनी जनाश्रय पुलकेशी का अभिलेख कहा जाता है, वो नवसारी में है, और अवनी विक्रमादित्य का सेनापति है। उस व्यक्ति ने अभिलेख में लिखा है कि चालुक्य गुहिलों और प्रतिहारों की सेना ने मिल करके और अरबों के हमले का सामना किया, और उसका नेतृत्व बप्पा ने किया। एक पूरी व्यवस्थित कालक्रम अनुगति हमको वहां से मिलती है। उसमें एक अभिलेख है जो विक्रम संवत 718, और अगर हम यूरोपियन ट्रेडिशन से देखें, वेस्टर्न ट्रेडिशन से देखें, तो 761 ईस्वी में एक व्यक्ति है, उसका नाम है अपराजित। ये अपराजित जो है 761 ईस्वी में वल्लभी के उत्तर में ईडर से आगे बढ़ करके, और भांडेर से मंडोर से चाटसू यानी जयपुर, और जयपुर से नागदा यानी उदयपुर वाले ब्लॉक में आता है, वहां विजय करता है और एक मंदिर बनवाता है जिसका नाम है केटवरिपु का मंदिर। उसमें एक अभिलेख लगाता है। वह अभिलेख जो है वो सिद्ध मातृका में लिखा 661 संस्कृत का अभिलेख, वो सिद्ध मातृका में। उससे पहले बप्पा के 2 अभिलेख हमको प्राप्त हो जाते हैं। एक अभिलेख हमको 724 ईस्वी का है, जो कैलाशपुरी उदयपुर के निकट वहां से प्राप्त होता है, और उस अभिलेख में बप्पा ने स्वयं को गुहिल वय लिखा है, और उसी के साथ में स्वयं को सूर्यवंशी सम्राट कहा है। उसको लेकर के भी कर्नल टॉड ने उस क्रोनोलॉजी को भी डिस्टर्ब किया, उसका समय को 718 से 810 ले गया, और
फॉर्मूला वही कि उन्होंने उनको ट्रेडिशन में सेट करना था कि राजस्थान में दूसरे जो कुछ आ रहे हैं उनको इसमें मिक्स करना था, जबकि वैसा नहीं है। वो 718 का ही है और 718 में स्वयं बप्पा उसको स्थापित करवा रहा है। इस प्रकार जो समय की अनुगतियों को बार बार चेंज कर दिया गया और उस राजस्थान की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमने आधारभूत ग्रंथ जो है वो बना दिया, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल टॉप। एनाल्स है वो इतिहास में सबसे पहला विषय। हमको ये ध्यान देना चाहिए कि लेखक स्वयं लिख रहा है कि मैं एनाल्स लिख रहा हूँ, इतिहास नहीं लिख रहा हूँ। और जब मुझे इतिहास लिखना है तो एनाल्स को रीसाइंटिफिकली स्टडी करना पड़ेगा, उसको रिसाइकिल करना पड़ेगा। हम लोगों ने नहीं किया, हमने एनाल्स को मास्टर मान लिया और पूरे राजस्थान को उसी आधार पर पढ़ा। इस क्रोनोलॉजी के डिस्टर्बेंस से बप्पा के होने और नहीं होने पर सवाल खड़े कि बप्पा ने युद्ध लड़ा भी, हुआ भी, नहीं भी हुआ। 1000 जगह इस पर आर्टिकल लिखे गए, 1000 जगह पर चर्चा की गई कि बप्पा हुआ भी कि नहीं हुआ, जबकि बप्पा के नाम शहर बसा रावलपिंडी पाकिस्तान में, उसने विजय करा। रावलपिंडी आता है, मुंडीगढ़ जाता है, वो मुंडीगढ़ वह स्थान है जहाँ के रावलों ने उसको रावल की उपाधि दी और लौट करके आकर के पिंडी बसाता है। और बाकायदा वो अकेला पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने की किसी अरबी महिला से शादी करी, अकेला पहला ऐसा व्यक्ति है। रिकॉर्ड्स पर मिलता है, अभिलेखी प्रमाण मिलता है कि उसने उस वक्त तत्कालीन खलीफा के सेनापति सलीम को हराया और उसकी बेटी से विवाह किया। सलीम ने अपनी बेटी का विवाह उससे किया और स्वयं ने धर्म परिवर्तन किया सलीम। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड पूर्वक उपलब्ध है और मैंने अपनी पुस्तक में भी इसको रिकॉर्ड किया है। इस प्रकार का इतिहास डिस्टर्ब किया गया, इतिहास को जब बिगाड़ा गया तो सारा का सारा मामला जो है अपने आप को सत्य साबित करने और भारत को झूठा साबित करने की प्रक्रिया है, ताकि इतिहास में हम लोग हमारी प्रोमिनेंसी सुना सके, हमारी मुख्यता दिखा सके। जानकारी नहीं होने के अभाव में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती है। ऐसी ही समस्या जो है प्रताप के साथ पैदा होती है आगे जाकर के। प्रताप के समय में 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध होता है और हम लोग उसको मेवाड़ का महायुद्ध मान बैठते हैं। बिकॉज ऑफ दैट एनाल्स एंड एंटिक्विटीज में हम लोग विश्वास करते हैं और एनाल्स एंड एंटिक्विटीज लिखा है हल्दीघाटी का वॉर, वॉर ऑफ थर्मोपल्ली। पहली बात तो है कि थर्मोपल्ली से हमारा कोई संबंध नहीं। मेवाड़ का युद्ध थर्मोपल्ली के युद्ध की तरह अनैतिकता पर आधारित नहीं। वहां पर प्रतापपूर्ण नैतिकता का आचरण करते हैं, युद्ध लड़ते हैं, सैनिकों की सुरक्षा करते हैं, यहाँ तक कि मुगलों के जो सैनिक घायल हुए उनका भी इलाज स्वयं करवाते हैं, उठा करके लाते हैं। और उसके लिए हमारे वहां पर रिकॉर्ड पर वो गांव उपलब्ध है जिनके जहां से आज भी आयुर्वेदिक परंपराएं जिंदा है। जहां से आज अगर हम लोग सुने, बहुत बड़ा नाम है श्री गोपाल कालेड़ा वाला, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयों का बड़ा फेमस फार्मेसी है वो कालेड़ा गांव का, जो हल्दीघाटी के बिल्कुल निकट है। वो इलाज करते हैं, आज भी करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। हड्डियों का इलाज सहजता से कर देते हैं, गांव का इलाज सहजता से कर देते हैं, जड़ी बूटियां वहां उपलब्ध है उनके पास में, सारा काम करते हैं। लेकिन हम ऐतिहासिक तौर पर मानने को तैयार नहीं होते कि हल्दीघाटी का युद्ध एक सामान्य धावा था। वो मेवाड़ मुगल संघर्ष के करीब करीब 70-80 साल के लंबे टेन्योर में से एक युद्ध, एक धावा है, एक हमला है। पूरा मेवाड़ मुगल संघर्ष नहीं है। मेवाड़ मुगल संघर्ष 1527 में आरंभ होता है और उसका अंत जो है वो 1585 में दिवेर के धावे के साथ होता है, जब प्रताप वहां आकर के रुक जाते हैं, क्योंकि युद्ध करने के लिए समय और स्थिरता की भी उनका आवश्यकता है। इतना लंबा मेवाड़ संघर्ष में रहा तो उनको रुकने की आवश्यकता है। उसके बाद उनके मित्रों ने लड़ा और मेवाड़ किसी चित्तौड़ पर केंद्रित राज्य नहीं रहा। इस उत्तर भारत में मुगलों के आने से पहले पठानों के शासन के दौरान पठानों की सत्ता मेवाड़ से 1/4 है। 1/4 महाराणा लाखा के शासन में ये समय है 1393 का, जब मेवाड़ का राजस्व जो है वो बहलोल लोधी के राजस्व से 6 गुना है। और राज्य जो है पूरे मालवा, पूरे बुंदेलखंड, उत्तर गुजरात, मेवाड़
यहाँ तक कि मेवाड़ का अंतिम किला देहरादून का है, जो कि पाकिस्तान में है, लेकिन हिस्टोरिकली हम लोग महाराणा लाखा के समय को खा जाते हैं और उसको छोटा सा राज्य चित्तौड़ केंद्रित बना देते हैं, क्योंकि दिल्ली केंद्रित इतिहास लिख देते हैं। क्रोनोलॉजी की इन समस्याओं और हिस्ट्री के लिखने की इन समस्याओं के कारण भारतीय ऐतिहासिक परंपरा में दिल्ली में बैठे जिनकी सत्ताएं दिल्ली से पालम के बीच की है, वो भी भारत के राजा कहलाते हैं, और जिन्होंने भारत में साम्राज्य स्थापित किया और भारतीय होकर के भारतीय साम्राज्य का संरक्षण किया, उन लोगों को हम लोग भूल गए, उनको सम्राट नहीं कहने की भूल कर गए। उसका सबसे सुंदर उदाहरण है कुंभा। कुंभा का काल जो है, उस काल में 1433 से 1465, इस पीरियड में दिल्ली या दिल्ली का कोई शासक उसके समान शिल्प निर्माण नहीं कर पाता, उसके समान लेखन नहीं कर पाता, उसके समान हमको साहित्य नहीं दे पाता। स्वयं कुंभा, अगर हम समुद्रगुप्त और कुंभा के बीच में किसी भी व्यक्ति को रखें तो शायद उसके कंपैरेटिव ही नहीं होता, क्योंकि समुद्रगुप्त अकेला पूर्व में शासक है, जो लेखक है, जो संगीत वादक है, जो वीणा बजाता है, सब बजाता है। उसके बाद में कुंभा ही ऐसा व्यक्ति है जो लेखक है, जो योद्धा है, जो वीणा वादन करता है, और जो नाट्य लिखता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का प्रखर ज्ञाता है। उसने 3 भाषाओं में 3 अलग अलग नाट्य लिखे, एक मराठी में लिखा, एक संस्कृत में लिखा और एक कन्नड़ में लिखा। उत्तर भारत में बैठा एक व्यक्ति कन्नड़ में अगर लिख रहा है और उस समय में लिख रहा है जब वर्तमान इतिहास ये कह रहा है कि हमारे कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आपस में हमारी कोई वार्ता नहीं होती, तो एक व्यक्ति चित्तौड़ में बैठा एक राजा कन्नड़ सीख कैसे रहा, ये प्रश्न चिन्ह आपसे। दक्षिण से हमारा पूर्ण संबंध है। क्यों? क्योंकि मेवाड़ में 10वीं 11वीं शताब्दी में एक राजा हुआ अल्लट। अल्लट की माता जो है वो हूणों की पुत्री और उसकी पत्नी जो है वो राजपूतों की पुत्री है। संबंध है, इसीलिए। और उन्हीं में से उसी के कॉन्टेम्परेरी पीरियड में गोविंद तृतीय जब मंडोर पर हमला करता है तो अल्लट उसका सहयोग देता है और मंडोर को दोनों मिलकर के जीतते हैं। और वहां पर मंडोर में गोविंद तृतीय का अभिलेख हमको प्राप्त होता है। तो इस पूरे व्यवस्था में ये जो कालानुक्रम की व्यवस्था समस्या के साथ में इतिहास को डिस्टोर्ट करने की समस्या उस कालानुक्रम के साथ हुई है। इसका सबसे बड़ा भोगी अगर भारत में कोई है तो वो मेवाड़ राज्य है, क्योंकि अलग अलग स्थानों की कोपर प्लेटें दक्षिण की उत्तर की इकट्ठी कर ली गई है, मेवाड़ की चीजें इकट्ठी आज भी नहीं की गई है, जिसका साम्राज्य बहुत बड़ा है, जिसका शासन बहुत बड़ा है, जिसके अभिलेख सभी प्राप्त हो रहे हैं। गुहिल का अभिलेख शासन से प्राप्त होता है और हम लोग डिनाई करते हैं और सेम कॉन्टेम्परेरी पीरियड का है और मना करते हैं कि नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिलता है, उसको आगे पीछे करते हैं। गुहिल के सिक्के आगरा से प्राप्त हो जाते हैं, आगरा से भी प्राप्त होते हैं, बनारस से भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन हम लोग ये मानने को तैयार नहीं कि शासन का विस्तार है। चलो मान लेते हैं शासन का विस्तार नहीं, व्यवसायिक तौर पर सिक्के पहुंच जाएंगे, अभिलेख कैसे पहुंचेगा एक स्थान से दूसरे स्थान? इसकी संभावना शून्य होती। इसलिए क्रोनोलॉजी के साथ में क्रोनोलॉजी को करेक्ट करते हुए हिस्ट्री को करेक्ट करने की सबसे महती आवश्यकता है, और इसकी पीड़ा शायद मेवाड़ से अधिक कम ही लोगों की। धन्यवाद।